हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम बैक मेहता स्कूल डिजिटल क्लासेज। पिछले वीडियो की बात करें तो पिछले वीडियो में हमने साबुन की संपूर्ण डिटेल हमने पढ़ ली थी। मतलब साबुन के बारे में जितनी भी जानकारी बुक के अंदर थी हमने सारी स्टडी कर ली। और एक ही टॉपिक इस चैप्टर से आपका बच रहा है और वो टॉपिक आज का रहेगा। वो टॉपिक कौन सा है? अपमार्जक या डिटर्जेंट। तो अपमार्जक डिटर्जेंट आप अच्छे तरीके से जानते हो, जो सर्फ वगैरह आता है साबुन के अलावा, जो हम सर्दियों के कपड़े धोने के काम में लेते हैं, सर्फ, व्हील, टाइड, ये सब एक प्रकार की क्या होते हैं? डिटर्जेंट होते हैं। ज़्यादा लंबा चौड़ा टॉपिक नहीं है, छोटा सा टॉपिक है। इसको पूरा करके हम 6 चैप्टर में चलते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में। ओके, तो देखो अपमार्जक क्या होते हैं, पहले तो मैं आपको बता दूं। अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट एवं सोडियम बेंजीन एल्किल सल्फोनेट का समूह होता है। अपमार्जक सोडियम एल्किल सल्फेट और सोडियम बेंजीन एल्किल सल्फोनेट के क्या होते हैं? लवण होते हैं। अगर इसके फॉर्मूले की बात करें तो देखो ROSO3 और ये हो गया Na+। अगर इसकी बात करें RC6H5SO3 और ये Na+। ये जो R ग्रुप दिख रहा है ना आपको, R का मतलब है एल्किल ग्रुप। R किसे बोलते हैं? एल्किल ग्रुप को। तो सोडियम एल्किल और ये हो गया SO4 क्या होता है? सल्फेट ग्रुप होता है। इधर भी सोडियम एल्किल C6H6 बेंजीन होता है। ध्यान देना, C6H6। अगर ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है ना, तो ये कौन सा ग्रुप होता है? बेंजीन। ये केमिकल है, आगे पढ़ोगे आप। बेंजीन ग्रुप होता है C6H6, लेकिन यहाँ पर 5 आ रहा है तो एक हाइड्रोजन को हटाना पड़ा, क्योंकि सल्फर की संयोजकता बैलेंस करनी पड़ी हमें, बैलेंस, तब जाकर यहाँ से एक हाइड्रोजन हटाया गया। तो एक हाइड्रोजन हटाने से फर्क नहीं पड़ता, ये तब भी बेंजीन ही कहलाएगा। तो इसका नाम क्या पड़ गया? सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ठीक है, तो ये जो फॉर्मूला दिख रहा ना आपको, ये सोडियम एल्किल सल्फोनेट सल्फेट या सोडियम एल्किल बेंजीन सल्फेट, इसका जो लवण होता है ना, उससे तैयार किया जाता है किसको? अपमार्जक को। किसको तैयार किया जाता है? अपमार्जक को तैयार किया जाता है। अब हमें साबुन की तरह पूरा पढ़ना नहीं है इसको कि इसकी शोधन क्रिया क्या है। इसमें से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो मैं आपको बता दूं कि जैसे हमने साबुन के लिए पढ़ा था कि साबुन कठोर जल में कार्य नहीं करता जबकि मृदु जल में कार्य करता है, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कंफर्म कर दूं कि अपमार्जक दोनों प्रकार के जल में काम करता है। कैसे? देखो, जैसे क्वेश्चन के तौर पर पढ़े, अपमार्जक कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल में क्रिया कैसे करता है? समझाइए। ऐसा क्वेश्चन आ गया एग्जाम के अंदर, अपमार्जक कठोर एवं मृदु दोनों प्रकार के जल में क्रिया कैसे करता है? प्लीज एक्सप्लेन, समझाइए। तो देखो इसका आंसर क्या होगा। ये हम पहले पढ़ चुके हैं कि कठोर जल के अंदर किस किस के लवण होते हैं? मैग्नीशियम के और कैल्शियम के। ये लो, कठोर जल में मैग्नीशियम और कैल्शियम के लवण पाए जाते हैं। तो ये लवण, इन लवणों ने क्या किया था? साबुन में से सोडियम लवण को हटाकर खुद जाकर जुड़ गए थे, और वसी अम्लों के सोडियम लवण ना कहलाकर मैग्नीशियम और कैल्शियम लवण कहलाए थे। तो यहाँ पर भी ऐसा काम होगा, यहाँ पर भी ऐसा काम होगा। तो ये दोनों क्या करेंगे? अपमार्जक का जो फॉर्मूला है, इसमें से भी सोडियम को क्या कर देंगे? हटा देंगे और खुद जाकर जुड़ जाएंगे। देखो ऐसे अपमार्जक,
ठीक है। मान लो जब अपमार्जक को कठोर जल में लेकर जाया जाता है तो अपमार्जक का फॉर्मूला क्या होता है, ROSO3 माइनस और ये Na प्लस, या फिर RC6H5SO4 माइनस और ये Na प्लस। तो जैसा साबुन में होता वैसा यहाँ पर भी हो रहा है, क्योंकि ये भी तो घुल रहे हैं ना आपस में। तो ये मैग्नीशियम और कैल्शियम क्या करते हैं, इनको हटा देते हैं यहाँ से और खुद आकर जुड़ जाते हैं। यहाँ पर Mg जुड़ गया, Mg जुड़ गया, या अगर Mg भी जुड़ सकता है, कैल्शियम भी जुड़ जाता है। ठीक है। अब ये जो लवण कहलाएंगे ना, ये क्या कहलाएंगे, यहाँ पर तुम क्या बोलते हो, सोडियम एल्किल सल्फेट, यहाँ पर बोलेंगे मैग्नीशियम एल्किल सल्फेट या मैग्नीशियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट। ये जो सल्फोनेट बन रहे हैं ना यहाँ पे, ये जो सल्फोनेट बनेंगे, ये सल्फोनेट अब किसके बनेंगे, ये सल्फोनेट मैग्नीशियम के और कैल्शियम के बनेंगे। ठीक है। मैग्नीशियम एल्किल सल्फेट और मैग्नीशियम एल्किल बेंजीन सल्फोनेट बन गया। कैसे बना, समझ में आ गया। ये जो बन रहा है ना, ये जो लवण बन रहा है, ये जल में घुलनशील है, ये जल में घुलनशील है। याद करो, साबुन के लिए मैंने लिखा था ये जल में अघुलनशील है। जब तक जल में नहीं घुलेगा तब तक मैल नहीं खींच सकता, मतलब मिसेल का निर्माण नहीं हो सकता। लेकिन इस केस में कुछ उल्टा है, ये जल में घुलनशील है। ये जो मैग्नीशियम और कैल्शियम के सल्फोनेट बन रहे हैं, मैग्नीशियम और कैल्शियम के जो सल्फोनेट या सल्फेट आयन बन रहे हैं ना, ये जल में सोल्यूबल है, ये पानी में आसानी से घुल जाते हैं। पानी में घुलने का मतलब है ये मैल के साथ क्रिया कर सकते हैं और मैल के साथ क्रिया करके एक अणु का निर्माण करते हैं जिसे मिसेल कहते हैं। मतलब मिसेल बनने का मतलब हो गया मैल बाहर निकाल कर ला सकते हैं। इसीलिए अपमार्जक में बने कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फोनेट जल में घुलनशील होते हैं और जल में घुलनशील होने के कारण ये दोनों प्रकार के जल में क्रिया कर सकते हैं। मृदु में तो दिक्कत है ही नहीं ना, मृदु में तो मैग्नीशियम कैल्शियम नहीं है, इसलिए कोई दिक्कत ही नहीं है। और कठोर में ये दोनों हैं, अगर ये दोनों सोडियम को उठाकर खुद भी जाकर जुड़ते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये पानी में घुल सकते हैं। पानी में घुलने का मतलब है मैल के साथ क्रिया करेंगे, और मैल के साथ क्रिया होने से मतलब है मिसेल बनेगा, और मिसेल बनने का मतलब है मैल बाहर आएगा। ये है कंप्लीट आंसर। एक क्वेश्चन तो अपमार्जक में से ये बन सकता है। और अगर मैं दूसरा क्वेश्चन पढ़ाना चाहूँ इसमें से, तो क्वेश्चन ये है कि साबुन और अपमार्जक में से श्रेष्ठ कौन होता है। वेरी कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन, क्योंकि दोनों श्रेष्ठ है, दोनों श्रेष्ठ है। अब हाँ बोलोगे सर साबुन तो श्रेष्ठ कैसे हुआ, वो तो कठोर जल में काम ही नहीं कर रहा। अभी समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 के रूप में पढ़े, साबुन एवं अपमार्जक में श्रेष्ठ कौन है। हु इज बेटर, सौंफ या फिर डिटर्जेंट, दोनों में से बेटर कौन सा है, ढंग से काम कौन कर सकता है, या दोनों में से ऐसा माने कि गुणों की दृष्टि से कौन सा उपयोगी है। तो देखो ध्यान देना, यहाँ पर दोनों उपयोगी है, दोनों श्रेष्ठ है, लेकिन कौन सी कंडीशन में किसको श्रेष्ठ बताना है वो तो पढ़ने से पता लगेगा। देखो अगर मैं बात करूं जल प्रदूषण को लेकर, जल प्रदूषण को लेकर, जल प्रदूषण को लेकर बात करो तो ध्यान रखना साबुन श्रेष्ठ है, क्योंकि साबुन से प्रदूषण कम होता है, अपमार्जक से प्रदूषण ज़्यादा होता है। ध्यान से समझ लेना इस बात को। साबुन से जल प्रदूषण कैसा होता है, कम, जबकि अपमार्जक से जल प्रदूषण अधिक होता है, इससे नहीं होता है या ना के बराबर होता है। तो बेटर कौन सा हुआ। देखो अगर आप साबुन से कपड़े धो रहे हो तो वो जो मिसेल बनेगा वो सारा पानी में जाके मिक्स हो जाएगा, ठीक है, और पानी कैसा हो जाएगा, प्रदूषित हो जाएगा। लेकिन साबुन से जल प्रदूषण इतना नहीं होता है जितना जल प्रदूषण किससे होता है, अपमार्जक से। क्यों, हर क्यों का आंसर है वो इसलिए क्योंकि अपमार्जक में जो हाइड्रोकार्बन श्रृंखला है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, कौन सी श्रृंखला,
अभी आया था ना बेंजीन एल्किल वाला R, C6 और C और H वाली। ऐसे अगर साबुन की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला की बात करें, साबुन की हाइड्रोकार्बन श्रृंखला, तो इसके लिए तो हमने पढ़ रखा है, ये तो कितनी होती है C17 और H35। लेकिन देखो ये तो 17 और 35 यहाँ पर खत्म हो गई, ज़्यादा लंबी श्रृंखला नहीं है। कार्बन कितने इसमें 17 और हाइड्रोजन कितने एडजस्ट हो रहे हैं 35। लेकिन अगर आप अपमार्जक इसकी बात करोगे ना, किसकी अपमार्जक की, तो इसके अंदर कम से कम कार्बन की श्रृंखला होती है 100 तक। कितने तक? 100 तक। और ये हाइड्रोजन पहुंच जाएंगे 200 तक। तो सोचो इतनी बड़ी कार्बन की श्रृंखला, और हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जल प्रदूषण बढ़ाती है। सीधी सी बात है, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला जल प्रदूषण बढ़ाती है। तो अपमार्जक में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला बड़ी होती है, जबकि साबुन में हाइड्रोकार्बन श्रृंखला छोटी होती है। अपमार्जक की बड़ी हाइड्रोकार्बन श्रृंखला के कारण जल प्रदूषण को अधिक बढ़ावा मिलता है। मतलब अपमार्जक से जल प्रदूषण इसीलिए होता है क्योंकि उसमें पाई जाने वाली हाइड्रोकार्बन चेन, हाइड्रोकार्बन श्रृंखला अधिक बड़ी होती है कंपेयर देन सोप। किसकी तुलना में? साबुन की तुलना में। तो ढंग से समझ में आ गया होगा, कर दोगे एक्सप्लेन? ठीक है। एक तो ये था तरीका। अगर जल प्रदूषण की दृष्टि से देखें तो साबुन बेटर है, साबुन बेटर है। और अगर धुलाई के तरीके से देखें, आपको ऐसा ही आंसर डालना है। अगर ऐसा क्वेश्चन आता है तो ऐसा नहीं कि एक जल प्रदूषण की दृष्टि से लिख कर आ जाओगे, दोनों तरीके से समझाना होगा। जल प्रदूषण और अगर धुलाई के तरीके से देखें, वॉशिंग के तरीके से देखें, तो धोने में तो कौन बेटर है? अपमार्जक बेटर है, क्योंकि अपमार्जक दोनों प्रकार के जल में कार्य करता है। अपमार्जक चाहे जल कठोर हो चाहे जल मृदु हो, दोनों में काम करता है। और अगर यही बात हम किसके लिए करें? साबुन के लिए, तो साबुन सिर्फ कौन से जल में कार्य करता है? मृदु में। कठोर जल में कार्य नहीं करता है। और क्यों नहीं करता ये तो हम पढ़ चुके हैं, इनका रीजन तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं। तो ऐसा अगर क्वेश्चन मिलता है आपको कि साबुन और अपमार्जक में श्रेष्ठ कौन है, तो दोनों पॉइंट डालकर, पहले जल प्रदूषण का पॉइंट डालकर समझाओगे ढंग से, और फिर धुलाई वाला पॉइंट डालकर समझाओगे ढंग से। तो ये था अपमार्जक का टॉपिक। आई होप ढंग से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो ये आपका 5th चैप्टर अम्ल, क्षार और लवण वाला कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो 5 चैप्टर हमारे कंप्लीट हो गए, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां। सेकंड चैप्टर के कुछ टॉपिक बच रहे हैं, वो हम बाद में लेंगे। अब जो हम चैप्टर चालू करने जा रहे हैं वो है केमिस्ट्री से ही है, 6th चैप्टर। एक 6 है और एक 7th और एक 8th चैप्टर। ये पहले हम करते हैं केमिस्ट्री कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिजिक्स उठाएंगे हम। ठीक है, तो नेक्स्ट जो चैप्टर है वो है आपका चैप्टर नंबर 6, 3 मार्क्स का है, और चैप्टर का नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक। ओके, स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नाम रासायनिक अभिक्रियाएं एवं उत्प्रेरक, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन एंड कैटलिस्ट। ये लो चैप्टर नंबर 6, और कितने मार्क्स का है? 3 नंबर का चैप्टर है, ज़्यादा वर्डन डालना नहीं है अपने ऊपर। ठीक है, और बिल्कुल इजी चैप्टर है। इजी से मेरा मतलब है समझकर रटने का चैप्टर है। समझकर, मैं खुद बोल रहा हूँ रटना है, लेकिन ऐसे नहीं रटना है, उस चीज़ को समझ कर रटना है, क्योंकि समझ कर रटोगे तो अधिक टाइम तक वो चीज़ आपके माइंड में प्रभावी रहेगी। तो वैसे ही चैप्टर को कितने पार्ट में डिवाइड कर दिया? 2 पार्ट में।
एक केमिकल रिएक्शन और एक उत्प्रेरक, रासायनिक अभिक्रियाएं और उत्प्रेरक। तो पहले हम रासायनिक अभिक्रियाओं के बारे में पढ़ते हैं। उससे भी पहले जो इस चैप्टर की स्टार्टिंग है वो एक अच्छा सा टॉपिक है, और टॉपिक का नाम क्या है? परिवर्तन, चेंजेज। टॉपिक है परिवर्तन। अब आप देखो, आप अच्छी तरीके से जानते हो, आपने कई कहावतें भी पढ़ी होगी, और श्री कृष्णा ने भी गीता में कहा है कि परिवर्तन संसार का नियम है। ठीक है, परिवर्तन संसार का नियम है, और ये जरूरी भी है। देखो, सेम कंडीशन में, सेम पोजीशन में, सेम डेज में हम एवरी टाइम के लिए स्टेबल नहीं हो सकते। मेरा कहने का मतलब ये है कि हम हर मौसम में, हर परिस्थिति में, हर स्थिति में एक जैसे नहीं हो सकते। वक्त के साथ, समय के साथ हमें बदलना ही पड़ेगा, और अगर नहीं बदलते ना तो हम आज भी इतने से रहते। जिस दिन बच्चे पैदा हुए थे ना तभी भी इतने होते। इतने बड़े कैसे हो गए? और इतने बड़े हो गए, धीरे धीरे बाल भी काले होंगे, धीरे धीरे बूढ़े भी होंगे, और एक अजर सत्य धीरे धीरे मर भी जाएंगे। ठीक है, तो परिवर्तन संसार का नियम है। तो ये तो एक बात करें, ये तो एक फिलोसफी वाली बात हो गई। साइंटिफिक बात करें तो आप देखते हो कि हमारे दैनिक जीवन में आसपास आपको बहुत सारे चेंजेस मिलते हैं, बहुत सारे परिवर्तन, दुनिया भर के परिवर्तन आसपास आपको साइंटिफिक दृष्टि से मिल रहे हैं। जैसे लोहे पर जंग लगना एक परिवर्तन है, दूध से दही बनना एक परिवर्तन है, दही से छाछ बनना और छाछ में से मक्खन निकलना भी एक प्रकार का परिवर्तन है। गीले कपड़े को सुखाते हैं, सूख जाता, वो भी एक प्रकार का परिवर्तन है। मैं ये मार्कर की इंक बोर्ड के ऊपर छाप रहा हूँ, इसको भी साफ कर दूंगा, ये भी एक प्रकार का परिवर्तन है। पेड़ पौधों में प्रकाश संश्लेषण से भोजन बनना भी परिवर्तन है। भोजन का पाचन भी एक प्रकार का परिवर्तन है, जो हम श्वसन कर रहे हैं वो भी एक प्रकार का परिवर्तन है। ठीक है, हमारे शरीर में पाए जाने वाले नाइट्रोजनी अपशिष्ट पदार्थों को किडनी द्वारा बाहर निकलना भी एक प्रकार का क्या होता है? परिवर्तन है। तो जहां पर देखोगे, अपनी बॉडी की बात करो, दूसरे प्राणियों की बॉडी की बात करो, एनवायरमेंट की बात करो, यूनिवर्स की बात करो, गैलेक्सी की बात करो, सोइल की बात करो, एयर की बात करो, वाटर की बात करो, जहां पर भी जाओगे ना आपको दुनिया भर के परिवर्तन, चेंजेज ही चेंजेज, चेंजेज। और उन सभी चेंजेज में, ये नोटिस करना बात को, उन सभी चेंजेज में कोई ना कोई साइंस का लोचा है, कोई ना कोई साइंस का लोचा है। समझ में आ रही बात? हर चीज को प्रूव करती है साइंस। तो परिवर्तन क्या चीज है, इनको कितनी पार्ट में कैटेगराइज किया गया है, वो सारी चीजें हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो, परिवर्तन दो प्रकार के होते हैं। परिवर्तन दो प्रकार के, एक तो भौतिक परिवर्तन, एक तो भौतिक परिवर्तन। ठीक है, और एक जो परिवर्तन है वो है रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट कर लें हम भौतिक परिवर्तन। फिजिकल चेंजेज। ठीक है, तो परिवर्तन को कितने पार्ट में डिवाइड किया है? दो पार्ट में, एक भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। तो सबसे पहले स्टार्ट करें फिजिकल चेंजेस। देखो, भौतिक परिवर्तन किसे कहते हैं? सुनना ध्यान से। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में तो परिवर्तन हो, लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं हो। क्या बोला? क्या बोला? वह पदार्थ जिसके भौतिक गुणों में परिवर्तन हो, रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं हो। नई बात समझ में आई? अब आएगी। ठीक है, तो मैं क्या बोला? भौतिक परिवर्तन के लिए क्या बोल रहा हूं? पॉइंट्स के रूप में पढ़ते हैं। तो पहला पॉइंट इसके लिए बताओ, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण तो क्या हो जाते हैं? बदल रहे हैं। भौतिक गुण तो बदलते हैं, लेकिन रासायनिक गुण जो केमिकल प्रॉपर्टीज है वो नहीं बदलते हैं। पहला पॉइंट हो गया। एक बार मैं लिख देता हूं, ऐसा कैसे समझ में आएगा अभी। सेकंड पॉइंट, भौतिक परिवर्तन उत्कर्मणीय होते हैं।
भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय। उत्क्रमणीय का मतलब है अगर किसी पदार्थ से या किसी भी कारक से आप कोई नई चीज बना लेते हो और वो जो नई चीज बनी है ना उसको अगर आप वापस पुरानी चीज में ला सकते हो तो वह परिवर्तन कैसा होता है? उत्क्रमणीय परिवर्तन। मतलब किसी पदार्थ को मूल अवस्था से नई अवस्था में ले जाकर वापस नई अवस्था से मूल अवस्था में लाया जा सके उसे हम क्या बोलते हैं? उत्क्रमणीय। यह बिल्कुल इजी शब्दों में समझना चाहो, किसी पदार्थ को पुरानी अवस्था से नई अवस्था में बदलकर वापस नई अवस्था से पुरानी अवस्था में लाना क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय होता है। ठीक है, अभी मैं एक्सपेरिमेंट समझाऊंगा तो ढंग से समझ में आएगा। नंबर 3, भौतिक परिवर्तन में रंग, आकार एवं अवस्था बदलती है। अवस्था बदलेगी लेकिन वापस भी आ जाती है क्योंकि उत्क्रमणीय है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट है चौथा पॉइंट, इसमें भौतिक परिवर्तन में जो पदार्थ बनेगा वो अस्थायी होता है। और पांचवा पॉइंट यह है कि भौतिक पदार्थ में नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। ठीक है, वापस आओ। वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुण तो बदलते हैं लेकिन रासायनिक गुण नहीं बदलते हैं, भौतिक गुण उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक गुणों में पदार्थ का रंग, आकार, अवस्था बदल जाती है, पदार्थ अस्थायी बनता है और नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। अब इन सब चीजों को जोड़कर आप भौतिक परिवर्तन की डेफिनेशन बना सकते हो। देखो कैसे, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है लेकिन रासायनिक गुणों में परिवर्तन नहीं होता। भौतिक गुणों में बना हुआ पदार्थ अस्थायी होता है क्योंकि भौतिक परिवर्तन उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के रंग, आकार, अवस्था में परिवर्तन होता है और भौतिक परिवर्तन में किसी प्रकार का नया पदार्थ नहीं बनता है। कैसे? मैं 3 एग्जाम्पल लेके समझा रहा हूं। देखो एग्जाम्पल में इन तीनों को लेके समझाऊंगा कैसे पदार्थ का रंग बदला और कैसे ये सारे पॉइंट अप्लाई हो रहे हैं, कैसे पदार्थ का आकार बदला और कैसे ये सारे पॉइंट अप्लाई हो रहे हैं, कैसे इस पदार्थ की अवस्था बदली और कैसे ये सारे पॉइंट अप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, सबसे पहले बात करें अवस्था की। किसकी बात करें? स्टेट। अवस्था की बात करें तो देखो, मान लो ये एक बर्फ का टुकड़ा है। ये क्या है? बर्फ का टुकड़ा। हमने इसको क्या कर दिया? गरम कर दिया। गरम करो तो भी ठीक है, या इसको बाहर निकाल के रख दो अधिक तापमान पर, वो वैसे ही पिघल जाएगा। बर्फ को गरम करोगे तो ये किस में चेंज हो जाएगा? जल में। किस में चेंज हो जाएगा? जल में। ठीक है, तो बर्फ बताओ कैसी अवस्था थी? आप बोलोगे सर ठोस। बर्फ तो सॉलिड होती है और जल कौन सी अवस्था में होता है? द्रव। तो बताओ, बर्फ से जल में बदलना, ठोस का द्रव में बदलना, मतलब अवस्था बदल गई। जो चीज पहले ठोस हुआ करती थी वो क्या हो गई? अब द्रव हो गई। अब मुझे बताओ, क्या इस जल को वापस बर्फ में कन्वर्ट नहीं कर सकते आप? पानी से बर्फ नहीं बनाई जा सकती, फ्रिज में रख दो बन गई। तो इस जल को वापस बर्फ में लाया जा सकता है। तो मैंने बताया था, अगर किसी पदार्थ को पुरानी अवस्था से नई अवस्था में बदलते हैं तो नई को वापस पुरानी में लाना क्या कहलाता है? उत्क्रमणीय। और उत्क्रमणीय के लिए ये चिन्ह लगता है ऐसे और ऐसे। ऐसे का मतलब है बर्फ का जल में बदलना और इसका मतलब है जल का वापस बर्फ में बदलना। बात समझ में आ रही है? तो बताओ, अवस्था चेंज हो गई और इसको वापस भी ले आए, इसका मतलब उत्क्रमणीय है। ये कैसा परिवर्तन हुआ? उत्क्रमणीय। अब आप ये पॉइंट अप्लाई करो, पदार्थ अस्थायी है। अब यहां पर बर्फ से जो जल बना वो अस्थायी है। अगर स्थायी होता ना तो वापस बर्फ नहीं बन सकती थी। स्थायी का मतलब है परमानेंट हो गया, अब ये जल ही रहेगा, अब इससे बर्फ नहीं बनाई जा सकती, जबकि ऐसा हो ही नहीं सकता। बर्फ को जल में बदल दिया, इसका मतलब अनस्टेबल सब्सटेंस है, अस्थायी पदार्थ है। वापस हम कम तापमान करके जल को किस में कन्वर्ट कर सकते हैं? बर्फ में। इसका मतलब ये जो जल बन रहा है ना, ये किस टाइप का पदार्थ हुआ? अस्थायी। डोंट मेक स्टेबल सब्सटेंस। ठीक है, यहां पर जो बन रहा है वो अनस्टेबल है, अस्थायी है। अब ये देखो, नए पदार्थ का निर्माण नहीं हो रहा। बर्फ से जल बना है तो बर्फ भी तो जल ही है,
बर्फ कौन सा पनीर है, बर्फ कौन सा मावा है, बर्फ भी तो जल है, तो ये बर्फ भी जल है, ये भी जल है, तो कौन सी नई चीज बन गई? कोई नई चीज नहीं बनी, पहले भी पानी था, अब भी पानी है। तो यहाँ पर किसी भी प्रकार की नई वस्तु का निर्माण या नया पदार्थ नहीं बन रहा है। ये पॉइंट क्लियर, ये पॉइंट क्लियर, अवस्था को लेके बता ही दिया, उत्क्रमणीय समझ में आ गया। वह परिवर्तन भौतिक गुण, देखो ये आकार, ये अवस्था, ये पोजीशन, ये कलर, ये सब भौतिक गुण होते हैं पदार्थ के। पदार्थ के रासायनिक गुण से मतलब होता है नया पदार्थ बनना। भौतिक गुणों का मतलब होता है जिनको हम देख सके, रंग देख सके, अवस्था देख सके, ठीक है, या फिर उनका आकार देख सके। तो रंग, आकार, अवस्था बेसिकली कौन से गुण होते हैं? भौतिक। तो बताओ अगर नया पदार्थ बनता तो रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता, मतलब कोई नई चीज बन गई, कोई नया केमिकल बन गया, लेकिन कौन से गुणों में परिवर्तन हुआ? भौतिक गुणों में। और हमने एक भौतिक गुण पढ़ा है, कौन सा? अवस्था। अभी तो रंग और आकार पढ़ना बाकी है, रंग और आकार को लेकर भी तो समझाना है। एग्जाम्पल नंबर 2। अब चलो रंग के लिए ले लो, किसके लिए? रंग के लिए, ठीक है। मान लो हमारे पास एक लोहे की पत्ती है, ये एक लोहे की थिन बिल्कुल पतली पत्ती है, इसके नीचे एक कैंडल जला दो, मोमबत्ती जला दो। थोड़ी देर में आप देखोगे जैसे ये पत्ती गर्म होने लगेगी, यहाँ से पत्ती लाल हो जाएगी। ये रक्त तप्त कैसे हो जाएगी? लाल। आपने देखा होगा जब लोहे को गर्म करते हैं तो लोहा बिल्कुल रक्त तप्त हो जाता है। रक्त तप्त का मतलब है खून की तरह लाल हो जाता है। तो ये पत्ती भी कैसे हो जाएगी? लाल। तो बताओ रंग में परिवर्तन हुआ ना? देखो अगर मैं बात करूं, ये पत्ती है, ठीक है, या कोई भी लोहे की छड़ है, इसको क्या किया हमने? गरम। ये छड़ कैसी हो गई? लाल। वी कैन से दैट कलर इज चेंज। हम कह सकते हैं कि कलर क्या हो चुका है? चेंज हो चुका है। छड़ कैसी बन चुकी है? लाल छड़ बन चुकी है। अब अगर आप इसको गर्म करना बंद करोगे, इसको गर्म करना बंद कर दिया, ये कैंडल यहाँ से हटा ली, तो ये तो वापस ठंडी हो जाएगी। वापस ठंडी होने से लाल रंग क्या हो जाएगा? हट जाएगा। तो जो लाल छड़ बनी थी, इसको वापस लाया जा सकता है क्या? जो लाल छड़ बनी उसको वापस पहले वाली अवस्था में ला सकते हैं? ला सकते हैं, क्योंकि भौतिक गुण है। और भौतिक गुण कैसे होते हैं? उत्क्रमणीय होते हैं। तो ये गुण कैसा हुआ? उत्क्रमणीय। अब बताओ यहाँ पर कोई नया पदार्थ बना क्या? ये भी छड़ थी और ये भी छड़ है, तो यहाँ पे छड़ को गर्म किया, वहाँ कोई और ही नई चीज बन गई? ऐसा नहीं है, क्योंकि ये जो लाल ये जो पदार्थ है ना, ये भी कैसा है? अस्थायी। कैसा है? और कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा। ऐसा नहीं छड़ की जगह गर्म करते कुछ और ही बन गया। तो ये भौतिक गुण है। अब ये अप्लाई करो आप। भौतिक गुणों में परिवर्तन हुआ ना? नहीं हुआ। रंग में परिवर्तन हो गया ना, इसका मतलब भौतिक परिवर्तन है। उत्क्रमणीय होते हैं, बिल्कुल छड़ को लाल किया, लाल छड़ को वापस नॉर्मल स्टेज में ला सकते हैं, रंग बदल ही गया। पदार्थ अस्थायी है। अस्थायी मतलब यहाँ पर भी छड़ है और वहाँ पर भी छड़ है। देखो अस्थायी इसलिए है क्योंकि लाल छड़ है ना, अगर ये वापस नॉर्मल अवस्था में नहीं आती, ये लाल ही रहती, तब तुम कह देते कि ये अस्थायी नहीं है, स्थायी है। लेकिन इस लाल को तापमान हटाकर वापस पूर्व अवस्था में ला सकते हैं और नया पदार्थ नहीं बन रहा। इधर भी छड़ है, उधर भी छड़ है। तो अवस्था को लेकर, रंग को लेकर बात समझ में आ गई होगी, ठीक है। एक और चीज बच रहा है, आकार। एक और चीज क्या है? आकार। एग्जाम्पल नंबर 3, शेप, आकार। तो देखो मान लो हमारे पास एक वर्गाकार शीट है, हमारे पास वर्गाकार मान लो, या एक आयताकार शीट है, कागज की शीट आयताकार। अब इस शीट को अगर आप फोल्ड कर लेते हो, समेट लेते हो, मान लो इस शीट को हमने क्या कर लिया? इतना सा फोल्ड कर लिया, समेट लिया, तो यहाँ पर तो आकार बड़ा है और यहाँ पर आकार कैसा हो चुका है? छोटा। और आकार क्या है? बड़ा। मतलब आकार में परिवर्तन हुआ है। और आकार में परिवर्तन होने का मतलब है भौतिक गुणों में क्या हुआ है? बदलाव हुआ है। अब आप ये चीज अप्लाई करो, उत्क्रमणीय। क्या इसको वापस लाया जा सकता है क्या? बिल्कुल लाया जा सकता है। जिस शीट को आपने फोल्ड कर रखा है ना, इसको अगर आप वापस खोल दो, फोल्ड कर रहे हो, वापस खोल दो, वापस इस अवस्था में आ जाएगी। इसका मतलब उत्क्रमणीय परिवर्तन। और उत्क्रमणीय परिवर्तन कौन से होते हैं? भौतिक परिवर्तन। पदार्थ अस्थायी है, यहाँ फोल्ड किया, छोटा बन गया, क्या हमेशा के लिए छोटा बन गया?
क्या इसको खोलकर बड़ा नहीं किया जा सकता? आप बोलोगे सर किया जा सकता, किया जा सकता तो आप कह सकते हो ये जो बना है वो अस्थायी है, ठीक है। और किसी भी प्रकार का कोई नया पदार्थ नहीं बन रहा, ये भी कागज है और वो भी कागज है। तो आई होप आपको ये चीज ढंग से समझ में आ गई होगी। एक बार और समझा देता हूँ। भौतिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिनके भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, जिनके रासायनिक गुणों में किसी भी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं होता है। भौतिक गुण हमेशा उत्क्रमणीय होते हैं। भौतिक गुणों में बना हुआ पदार्थ अस्थायी होता है, उनको पुरानी अवस्था से वापस नई अवस्था में लाया जा सकता है या नई अवस्था से वापस पुरानी अवस्था में लाया जा सकता है। भौतिक परिवर्तन में किसी भी प्रकार के नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता है। भौतिक गुण जैसे रंग, आकार, अवस्था, अगर इनमें बदलाव हो रहा है तो डेफिनेटली वी कैन से दैट द फिजिकल प्रॉपर्टीज आर चेंजेस इज एवरी टाइम, ठीक है। तो ये बात समझ में आ गई होगी। भौतिक गुण तो हमने क्या कर लिया जी, कंप्लीट कर लिया। अब जो बारी है वो है रासायनिक परिवर्तन। तो जब भी नेक्स्ट क्लास होगी हमारा टॉपिक क्या रहेगा, रासायनिक परिवर्तन, केमिकल चेंजेस। तब तक के लिए थैंक यू, हैव ए नाइस डे।